पार्ट 1 को पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। आप में से कितनों ने सी को देखा है। वेयर डिड यू सी इट, और आपने कहाँ देखा है। सी का मतलब समंदर, ओशियन, तो आपने कहाँ देखा है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, क्या आपने मूवी में देखा है या फिर आप रियल में उसे देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। तो वो पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है सी कितना डीप हो सकता है, तो इसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप खुद से करो, बट एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि सी कितना डीप हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस फोटो को आप ध्यान से देखना। तो जो सी होता है उसकी जो यहाँ पर लैंड होती है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर इस पार्ट को आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, इस पोर्शन को कहलाता है कॉन्टिनेंटल राइज, और इसे हम कहते हैं ओशियन बेसिन। और इस तरह का जो आप शेप देख रहे हो या लैंडफॉर्म देख रहे हो इसको हम कहते हैं हडल जोन। यहाँ पर ट्रेंचेस होते हैं। तो जो डीपेस्ट ट्रेंच होता है वर्ल्ड में दैट इज मरियाना ट्रेंच, दैट लाइज समवेयर हियर 11,000 मीटर्स और 36,100 फीट। तो आप देख सकते हो जो ओशियन है या सी है वो कितना डीप है। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है सी में वो एक ट्रेंच है, उसको हम कहते हैं मरियाना ट्रेंच। और वो कितना डीप है, तो वो सरफेस से 11,000 मीटर्स पर है। इसको अगर आप फीट में देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 36,100 फीट। तो हमारा जो ओशियन है वो कितना डीप हो सकता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11,000 मीटर्स और 36,000 फीट। तो यह आप अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे ये कितना है एक्चुअल में। तो आइडिया देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो 11,000 मीटर्स कितना डीप हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे 40 मीटर कितना होता है। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम डेप्थ होती है दैट इज 40 मीटर्स, मतलब 40 मीटर तक मैक्सिमम स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं। तो दिस मच इज 40 मीटर्स। और यहाँ पर आप देखो दिस इज 301 मीटर्स, तो ये है 301 मीटर्स। तो यह है हाइट ऑफ आईफेल टावर। हाइट ऑफ आईफेल टावर की 301 मीटर इतनी लेंथ होती है। तो अगर आप आईफेल टावर को रखोगे तो वो बस यहाँ से यहाँ तक ओशन को कवर करेगा। तो यह हो गया 301 मीटर्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो यह है 500। तो ये डेप्थ कितनी है, दिस इज द डीपेस्ट ब्लू व्हेल्स कैन डाइव। तो इतने दूर तक ब्लू व्हेल्स डाइव करते हैं या आप ब्लू व्हेल्स को देख पाओगे इतने दूर तक। तो ये डिस्टेंस है 500 मीटर्स। नेक्स्ट है 1000 मीटर्स। ये है मैक्सिमम डेप्थ एट विच सनलाइट रीचेस। तो यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, इसके बाद सूरज की रोशनी तक पहुँच नहीं पाती। लेकिन ओशियन अब भी देखो और भी ज़्यादा गहरा है। तो हमारा जो सनलाइट है वो यहीं तक पहुँच पाता है, इसके बाद सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वहाँ पर अंधेरा होता है, तो वहाँ पर जीव जंतु जो भी हैं उनको आप नहीं देख सकते नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। और यहाँ पर कहीं पर आप देखो 8,850 मीटर्स है, मतलब ये है हाइट ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन विच इज़ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाइएस्ट माउंटेन है, दैट इज 8,850 मीटर्स। तो आप देख सकते हो ये है 8,850 मीटर्स का डेप्थ। तो ओशन इससे भी ज़्यादा गहरा है, कहाँ तक जाता है, तो दैट इज 11,034 मीटर्स। तो ये डीपेस्ट जो ट्रेंचेस होते हैं उनमें भी जो डीपेस्ट ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच, वो 11,000 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 36,100 फीट। तो हमारा जो ओशियन है वो इतना गहरा है, सनलाइट यहीं पर आकर के ख़त्म हो जाती है 1000 मीटर्स पर। इसके बाद जो कुछ भी है बस पानी ही है, वहाँ पर इट इज़ डार्क। तो एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है जेम्स कैमरून। तो 2012 में उन्होंने ओशियन का डेप्थ मेजर करने का कोशिश किया था कि देखते हैं हम कितने दूर तक जा सकते हैं। तो वो यहाँ तक पहुँच पाए थे 10,898 मीटर्स। तो ये डेप्थ वो कवर कर पाए थे ओशन, लेकिन ओशन इससे भी ज़्यादा गहरा है एंड दैट इज़ एक्चुअली 11,034 मीटर्स। नेक्स्ट इज डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। तो क्या आपको तैरना आता है। वुड यू बी स्केर्ड ऑफ हाई सी वेव्स, तो क्या आपको हाई सी वेव्स देख के डर लगता है। तो स्टूडेंट्स सी वेव्स क्या होते हैं, तो जो लहरें उठती हैं पानी में उनको हम कहते हैं वेव्स।
और यहाँ पर वो हाई सी वेव्स की बात कर रहे हैं, जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो क्या आप उनको देख के डरते हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सी वेव है, किस तरह से वेव्स बनते हैं। और जो इस तरह के हाइयर वेव्स होते हैं, ऊंची वेव्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हाई सी वेव्स। तो आप एक और फोटो देख सकते हो किस तरह से वेव्स बन रहे हैं ओशंस में। और यहाँ पर कुछ लोगों को भी आप देखोगे जो वेव्स के ऊपर, कई लोग तैरते हैं, तो कई लोग डरते हैं, कई लोग नहीं डरते, वो वेव्स के ऊपर तैरना पसंद करते हैं। तो आपको कैसा लगता है? नेक्स्ट इज क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। आप अपनी आंखों को क्लोज करो और इमेजिन करो सी में बहुत हाई वेव्स राइज हो रहे हैं। हाउ डू यू थिंक द वेव्स, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आपको क्या लगता है वेव्स कितने हाई या कितने ऊंचे तक जा सकते हैं? तो इसको प्लीज फाइंड आउट करो और इसका आंसर यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड देन दीज फिशरमैन हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो अलग अलग तरह के बोट्स होते हैं, कुछ इस तरह के बोट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉग बोट्स। तो यह बेसिकली लॉग्स या फिर लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, तो लॉग्स ऑफ वुड्स को एक साथ बांध करके इस तरह के बोट्स को बनाया जाता है। तो अगर लो वेव्स हैं, ज़्यादा वेव्स नहीं है पानी में, ज़्यादा ऊंची लहरें नहीं हैं, तो उन फिशरमैन को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब वेव्स ओशंस में इस तरह के वेव्स होने लगते हैं तो लॉग बोट्स को जो यूज़ करते हैं फिशरमैन, उनको काफ़ी परेशानियां होती है। वो कह रहे हैं दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। तो जब डार्क होती है, मतलब सनराइज से पहले, जब प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं होती है, तब वो अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ओशन है वो थोड़ा काम होता है, ज़्यादा हाई वेव्स नहीं होते। तो उस टाइम को देख करके वो अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। जो लॉग बोट्स होते हैं कुछ इस तरह से, दे डू नॉट गो वेरी फार। इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो अगर विंड हेल्पफुल है, ज़्यादा हाइट वेव्स नहीं है, तो दे कैन ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 4 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं अगर विंड हेल्पफुल है तो 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में उनको कितना टाइम लगेगा? तो स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर कितने टाइम में जाएंगे? तो 10 को ब्रेक कर लेते हैं, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 10 किलोमीटर्स। तो 4 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहे हैं? तो 1 आवर में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 आवर। नेक्स्ट फिर से 4 किलोमीटर कवर करेंगे तो उसके लिए भी कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। और बच गया 2 किलोमीटर हमको कवर करना है। तो 4 किलोमीटर अगर 1 आवर में कवर कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेंगे? दैट विल बी हाफ आवर्स। तो 1/2 आवर, 1/2 आवर एक्चुअल में क्या होता है? 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो हाफ आवर में कितने मिनट्स होंगे? तो 1 आवर को डिवाइड बाई 2 कर रहे हो तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 करोगे, तो दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ एक्चुअली 30 मिनट्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में हाफ आवर या फिर 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो टोटल कितना टाइम लग गया? तो तीनों को ऐड कर दो, 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर, और यहाँ पर 2 आवर प्लस हाफ आवर कितना होता है? 2.5 आवर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2.5 आवर। इसका मतलब 2 आवर एंड हाफ आवर्स, ये दोनों मिलकर के 2 आवर्स, ये हो गया हाफ आवर। तो 2.5 आवर्स, या फिर आप लिखोगे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हाफ आवर का क्या मतलब होता है? हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। तो यहाँ पर आपको गेस करने को कह रहे हैं, अगर आप फास्ट वॉक करते हो तो आप 1 आवर में कितनी दूर जा पाओगे? गेस करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। तो वो कह रहे हैं जो फिशरमैन होते हैं वो विंड को फील करके और सन को देख करके बता सकते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। विंड को फील करके और सन को देख करके हम में से बहुत कोई यह नहीं बता पाएगा। Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water, water and nothing else. तो सी में जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, कोई लैंडमार्क भी नहीं दिखता हमको दूर दूर तक,
कि हम बता सके कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, या इस डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है, इस डायरेक्शन ईस्ट है, इस डायरेक्शन वेस्ट है। तो कई बार हम खो जाते हैं, लेकिन फिशरमैन को सिर्फ विंड को फील करके और सन को देख करके अपना डायरेक्शन उनको पता होता है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर इट राइजेस। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, वेयर डज द सन राइजेस एंड वेयर डज इट सेट। तो हम सबको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये कैसे पढ़ते हैं उसको सीखते हैं। तो इनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। मतलब अगर ईस्ट इस डायरेक्शन में है तो वेस्ट इस दिशा में होगा, नॉर्थ इस दिशा में होगा और साउथ इस दिशा में होगा। तो क्वेश्चन इज हाउ टू यूज द सन टू लोकेट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। तो ईस्ट में सबसे पहले क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा ईस्ट किस तरफ है। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस, और उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSEW। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट। ये हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो आप कैसे पता करोगे। तो सबसे पहले स्टैंड आउटसाइड इन द मॉर्निंग एंड लुक अप एट द स्काई। सुबह मॉर्निंग में लुक अप एट द स्काई, नेवर लुक डायरेक्टली इनटू द सन। सन में डायरेक्टली कभी मत देखना, इट कैन रियली डैमेज आवर आईज। तो फिर कैसे पता करें, बस आपको आइडिया लगाना है कि सन कहाँ पर है, वेयर द सन इज करेंटली लोकेटेड, बस फाइंड आउट कर लो बिना सन में डायरेक्टली देखे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, देयरफॉर द लोकेशन ऑफ द सन इन द मॉर्निंग इज टुवर्ड्स द ईस्ट। तो जिस लोकेशन पर सन होगा, सुबह जब भी आप उठोगे, सुबह उठते ही जिस लोकेशन पर या जिस डायरेक्शन पर सन होगा वो होगा आपका ईस्ट। तो अगर आपने ईस्ट लोकेट कर लिया तो वेस्ट क्या होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन वो होता है वेस्ट। Therefore, the location of the sun in the morning is towards the east. Compare this to the location of the sun in the sky in the late afternoon. आफ्टरनून में आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो सन कहाँ पर होता है, ओवरहेड में होता है, एग्जैक्टली हमारे ऊपर होता है द सन इन द लेट आफ्टरनून। तो एट नून टाइम द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जो सन इट सेट्स इन द वेस्ट। तो एक बार फिर से समझते हैं कैसे सन को देख करके हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इन द मॉर्निंग फाइंड द जनरल लोकेशन ऑफ द राइजिंग सन, स्ट्रेच आउट योर लेफ्ट आर्म सो दैट योर लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, योर लेफ्ट हैंड इज नाउ पॉइंटिंग ईस्ट। इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके सन को लोकेट करना है और जिस डायरेक्शन में सन है अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको सन के डायरेक्शन में बस पॉइंट करना है। आपका लेफ्ट हैंड जिस दिशा में पॉइंट करेगा वो हो गया ईस्ट। तो उस दिशा में देखो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिख रही है। कुछ अच्छे घर दिख रहे हैं, कुछ रोड्स दिख रहे हैं, कुछ अच्छे बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट हमको वेस्ट में क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो लिखना है, तो वेस्ट फाइंड आउट करेंगे। हाँ, ये करते समय आपको ध्यान देना, यू नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन में डायरेक्टली कभी नहीं देखना, इट कैन रियली डैमेज आवर आइज। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे वेस्ट। नाउ यू टेक योर राइट हैंड एंड पॉइंट इट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो लेफ्ट हैंड आप सन की तरफ पॉइंट कर रहे हो, मतलब ईस्ट की तरफ पॉइंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो आपका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है विच इज ईस्ट, और यह काम आप सुबह उठ के कर रहे हो। उसके बाद वेस्ट फाइंड आउट करना है, तो राइट हैंड आपका इस तरफ स्ट्रेच कर लो, तो दैट विल बी योर वेस्ट। यू आर नाउ एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द वेस्ट। और वेस्ट में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिख रही है उसको आप यहाँ पर लिख लो। नेक्स्ट क्या करना है, हमको नॉर्थ और साउथ आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे पता करेंगे, यू आर नाउ फेसिंग साउथ एंड योर बैक इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो आपका जो फ्रंट साइड है, यू आर फेसिंग द साउथ, मतलब आपके फ्रंट साइड में जो भी सारी चीज़ें आपको दिख रही है सामने, दे आर ऑल इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। और जो आपका बैक पोर्शन है, योर बैक इज फेसिंग द नॉर्थ, तो आपका जो बैक साइड है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो लेफ्ट आर्म है वो सन की तरफ पॉइंट करना है, दैट विल बी योर ईस्ट। राइट आर्म को इस तरफ पॉइंट करना है, दैट विल बी योर वेस्ट। और फिर जो सामने की तरफ, सामने की दिशा में, फ्रंट में जितने भी सारे चीज़ें हैं दैट इज टुवर्ड्स योर साउथ। और जो आपका बैक है, द थिंग्स दैट आर फेसिंग योर बैक दैट इज योर नॉर्थ। तो ये जो है
ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, दैट इज बेसिकली द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर लाइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पर आप ईस्ट वेस्ट, उसके साथ ही साउथ और नॉर्थ, वहाँ पर भी क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देख पा रहे हैं, उनके भी नाम आप एडिशनली यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट इज व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। जब फिशरमैन सी में जाते हैं तो वो किसी ऐसे जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर अच्छे नंबर्स में उनको फिश मिल सके। There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फिशरमैन को फिश पकड़ते हुए देखा होगा तो वो किस तरह से करते हैं, वो नेट्स को स्प्रेड कर देते हैं और काफ़ी घंटे वहाँ पर वेट करते हैं, और जब फिश उन नेट्स में काफ़ी घंटों के बाद फंस जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो फिशेस को नेट से निकाल लेते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। तो यहाँ पर आप देखो अलग अलग तरह के बोट्स हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स में मोटर्स लगे होते हैं और वो सी में दूर तक जा सकते हैं। लॉग बोट्स में मोटर्स नहीं होते, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। अगर विंड हेल्पफुल रहा तो वो 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं 1 घंटे में। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। तो मोटर बोट्स क्या होते हैं, दूर तक जा सकते हैं तो ज़्यादा फिश भी वो पकड़ पाएंगे। These boats travel faster at a speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। तो जो मोटर बोट्स होते हैं वो फास्टर ट्रेवल करते हैं एज कम्पेयर टू लॉग बोट्स, और 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। तो वो कह रहे हैं हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं मोटर बोट्स जो हैं वो 1 आवर में 20 किलोमीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो 3.5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेंगे। 3.5 आवर्स का क्या मतलब हुआ, 3 आवर्स प्लस हाफ आवर, या फिर 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 1 आवर में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 20 किलोमीटर। ये हो गया 1 आवर में उसने इतना ट्रैवल किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो गए, तो 1 आवर में वो ट्रैवल करेगा कितना, 20 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20 किलोमीटर्स, और फाइनली हाफ आवर। तो अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो हाफ आवर में कितना ट्रैवल करेगा, इसका हाफ मतलब 10 किलोमीटर्स। तो 3.5 आवर्स में वो टोटल कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 + 20 + 20 + 10। तो यहाँ पर हो गया 60 + 10 70 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया, 70 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। तो 85 किलोमीटर जाने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स 85 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 85 को ब्रेक करते हैं। तो 20 किलोमीटर जाने के लिए उनको कितना, 1 घंटा लग रहा है। तो 85 को सबसे पहले इस तरह से लिख दो, 20 + 20 + 20 + 20। यहाँ तक कितने हो गए, 80 हो गए, और बच गया कितना, 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक 80 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं हम, और 5 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। तो नेक्स्ट इस 20 किलोमीटर को कवर करने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। नेक्स्ट फिर से 20 किलोमीटर को कवर करेंगे, और 20 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होगा, 1 आवर में। नेक्स्ट फिर से और 20 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होगा, 1 आवर। नेक्स्ट हमको 5 किलोमीटर और कवर करना है। तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो स्टूडेंट्स अगर 20 किलोमीटर को कवर करने में 1 आवर लग रहा है तो 10 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 10 किलोमीटर क्या होता है, 20 का आधा होता है, तो टाइम भी आधा लगेगा, मतलब 1 आवर का आधा कितना होता है, हाफ आवर। तो अगर 10 किलोमीटर को हाफ आवर लग रहा है कवर करने में, तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 5 क्या है, 10 का आधा होता है, तो टाइम क्या लगेगा, इसका आधा। तो व्हाट इज हाफ ऑफ हाफ। तो क्लास 3 में हमने जब हाफ्स और क्वार्टर्स पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ऑफ हाफ क्या होता है, दैट इज 1/4। तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 1/4 आवर। तो व्हाट इज 1/4 आवर इक्वल टू, दैट इज 15 मिनट्स। स्टूडेंट्स 1/2 आवर कितने के बराबर होता है, 1/2 आवर होता है इक्वल टू कितना, 30 मिनट्स, करेक्ट। तो 1/4 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स होगा, तो 1/4 इज व्हाट, हाफ ऑफ हाफ। तो इसका आधा कर दो, यू विल गेट 15 मिनट्स। सो देयरफॉर 1/4 आवर इट इज इक्वल टू 15 मिनट। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, हमें निकालना है 1/4 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स।
तो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, तो 1/4 आवर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इधर भी क्या करेंगे जो भी है उसको डिवाइडेड बाई 4, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 4। तो व्हाट इज 60 डिवाइडेड बाई 4, डिवीजन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कैसे डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज 60 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 15। सो देयरफॉर 1/4 आवर इक्वल टू 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 1/4 आवर और 15 मिनट्स, 1/4 आवर और 15 मिनट्स। तो 85 किलोमीटर ट्रैवल करने में टोटल कितना टाइम लगा, तो इन सबको ऐड करते हैं। सो यहाँ पर कितने हो गए 4 आवर और यहाँ पर है 1/4 आवर, तो टोटल कितने हो गए 4 एंड 1/4 आवर्स। तो 4 एंड 1/4 आवर्स इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 4 आवर्स एंड 1/4 आवर, मिनट में कितना होता है 15 मिनट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो आप इन दो तरीकों से आंसर को लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क फॉर यू, इन 2 क्वेश्चंस को प्लीज कंप्लीट करो। फर्स्ट इज क्वेश्चन 1, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 90 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 95 किलोमीटर्स। तो मैं इस बोट की बात कर रहा हूँ, मोटर बोट, जो 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 आवर में। तो यह बोट अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो अभी हमने सॉल्व किया था 85 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। क्वेश्चन 1 इज 90 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन 2 इज 95 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इनके आंसर्स कमेंट्स में बताओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग तरह के बोट्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मोटर बोट्स हैं और ये कुछ इस तरह दिखता है, ये है लॉन्ग टेल बोट और इसे हम कहते हैं बिग मशीन बोट या फिर ट्रॉलर। तो यह काफ़ी बड़े बोट्स होते हैं, ये पानी में और भी ज़्यादा दूर तक जा पाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बट द फिशरमैन आर नाउ वरिड। अब फिशरमैन थोड़े चिंतित हैं, क्यों, देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स कॉल्ड एज ट्रॉलर्स, मतलब वो इनकी बात कर रहे हैं। इन द बिजनेस दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। वो बहुत दूर तक सी में चले जाते हैं और अपने जो नेट्स हैं दे पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश, लीविंग अ वेरी फ्यू नियर द सी शोर। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मेनी डेज। तो जो फिशरमैन हैं जिनके पास लॉग बोट्स होते हैं और या तो इस तरह के टेल बोट्स होते हैं, वो ज़्यादा दूर सी में नहीं जा पाते, तो शोर में ही वो रहते हैं, मतलब शोर के आसपास में ही वो रहते हैं और वहीं पर जो उनको फिश मिलता है वही फिश वो पकड़ते हैं एंड दे सेल दैट फिश टू अर्न अ लिविंग। लेकिन ये बिग मशीन बोट्स क्या करते हैं, ये सी में दूर तक चले जाते हैं, इनके बड़े नेट्स होते हैं और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर सी में रहते हैं। तो जितने भी सारे फिश हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है फिर कलेक्ट करने को, मतलब शोर के पास ज़्यादा फिशेस बचते नहीं है क्योंकि मैक्सिमम फिशेस को ये ट्रॉलर्स उठा लेते हैं। इसीलिए फिशरमैन थोड़े चिंतित हैं। बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown-up fish are caught. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो बिग मशीन बोट्स हैं वो छोटे फिशर्स को भी कैच कर लेते हैं अपने नेट्स में। लेकिन क्या होता है, जो फिशरमैन होते हैं स्मॉलर बोट्स के, वो क्या करते हैं, नेट का साइज़ कुछ इस तरह से चुनते हैं कि सिर्फ बिगर फिशर्स वहाँ पर फंस सके और जो छोटे फिश हैं जिनको वो बेबी फिश रेफर कर रहे हैं वो उस नेट से निकल सके, मतलब वो उस नेट में नहीं फंसेंगे, सिर्फ बड़े वाली मछलियाँ वहाँ पर फंसेंगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो फिश का पॉपुलेशन है, जो फिश की नंबर है ओशन में, वो बरकरार रहती है, सी में वो बरकरार रहती है, सारे फिश वहाँ पर ख़त्म नहीं होते। लेकिन जो बिग मशीन बोट्स होते हैं, जो ट्रॉलर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो इसी बात को लेकर के फिशरमैन थोड़े से चिंतित हैं। For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes, and fished only a little to eat and sell. They saw that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो फिशरमैन है, for hundreds of years they have cared for the sea. उन्होंने उतना ही फिश पकड़ा जितना उनको ज़रूरत था खाने के लिए और बेचने के लिए। लेकिन जब से ये बड़े ट्रॉलर्स आए हैं
वो क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे वो पकड़ते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो सी में ज़्यादा फिशेस बचेंगे नहीं और फिर इनको तकलीफ होगी अपने घर चलाने में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिश का जो इकोसिस्टम है, ओशियन का जो इकोसिस्टम है इन विच फिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो भी खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ की केयर बड़े जो ट्रॉलर्स हैं वो नहीं करते। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशर्स इन आवर रिवर्स एंड सीज। तो स्टूडेंट्स आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशर्स इन आवर रिवर्स एंड सीज। यहाँ पर आप पोल्यूशन को भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। जो बिग मशीन बोट्स हैं, ट्रॉलर्स, उनके बारे में आप लिखो किस तरह से दे आर कॉजिंग डेंजर फॉर आवर फिशर्स इन द सीज। तो इसके बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। Next is, which boat gets how much? In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish. एक ट्रिप में लॉग बोट 20 kg फिश कलेक्ट करके ले आते हैं। बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। लेकिन जो दूसरे बोट्स हैं दे गेट और दे ब्रिंग अ बिगर कैच, और वो टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है। द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। तो टेबल में यह भी दिया हुआ है कि 1 आवर में बोट कितने दूर तक ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ बोट, यहाँ पर कैच ऑफ फिश इन 1, कि एक ट्रिप में वो कितना केजी फिश यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ बोट हाउ फार इट गोज इन 1 आवर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लॉग बोट एक ट्रिप में 20 केजी फिश कैच करता है एंड इट गोज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक उसी तरह से बाकी बोट्स के लिए ऐसा चार्ट दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स, मतलब हर एक जो यहाँ पर बोट है वो 7 ट्रिप्स में कितना फिश कलेक्ट कर पाएगा। तो अगर हम लॉग बोट को देखें तो एक ट्रिप में वो कितना कैच कर रहा है, 20 केजी। तो 7 ट्रिप्स में वो कितना कैच करेगा, दैट विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो एक ट्रिप में अगर 20 कैच कर रहा है तो 7 ट्रिप में कितना कैच करेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 केजी। तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 20, 140 केजी। तो यह थी लॉग बोट की बात। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर लॉन्ग टेल बोट। तो लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में कितना फिश कैच करती है, 600 केजी। तो 7 ट्रिप्स में कितना कैच करेगी, सिंपली 7 मल्टीप्लाइड बाई 600, एंड दिस इज ऑल्सो इन केजी। तो यह कितने के बराबर होगा, 4200 केजी। तो यह मैंने कैसे किया, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका नाम है एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को प्लीज़ पढ़ लेना। वहाँ पर मैंने बताया है किस तरह से हम छोटे और बड़े नंबर्स को आसानी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसको प्लीज़ आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मोटर बोट के लिए। तो एक ट्रिप में यह कलेक्ट कर रही है 800 केजी। तो 7 ट्रिप्स में कितना कैच करेगी, 7 मल्टीप्लाइड बाई 800। सो व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 800, दैट इज 5600 केजी। नेक्स्ट इज बिग मशीन बोट्स और ट्रॉलर्स। तो ये एक ट्रिप में कैच करते हैं 6000 केजी। तो 7 ट्रिप्स में कितना कैच करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6000 केजी। सो दिस इज हाउ मच, व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 6000, दिस इज 42,000 kg. So about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips? The log boat will bring 140 kg, long tail boat will bring 4200 kg, motor boat will bring 5600 kg and machine boat will bring 42,000 kg. इतना kg fish वो लेकर के आएगा 7 trips में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। क्वेश्चन इज about how many fish in all will each type of boat bring in 11 trips। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips, और हमने इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करे थे हर बोट के लिए। तो आपको यही वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं इन 11 ट्रिप्स। तो इस बार 11 ट्रिप्स में हर एक टाइप का बोट कितना फिश कैच करेगा
वो कैलकुलेट करना है और इसके आंसर आपको कमेंट्स में बताने हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मच होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेनी। अबाउट हाउ मच फिश विल ईच टाइप ऑफ बोट कैच इन 11 ट्रिप्स। तो प्लीज़ इसका आंसर फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। तो मोटर बोट 1 आवर में कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो 6 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, प्लीज फाइंड इट आउट एंड कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रैवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि लॉन्ग टेल बोट को अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग क्लास 3 में सीखे हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का एक चार्ट बना लो। सबसे पहले तो लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है, करेक्ट। तो वो पूछ रहे हैं 60 किलोमीटर कितना टाइम में वो ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 12 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन 1 आवर। तो 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 1 आवर लगा। तो नेक्स्ट और 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको और 1 घंटा लगेगा। मतलब 12 + 12 24 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर + 1 आवर मतलब 2 आवर्स। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया। 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है। तो 12 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, उसको 1 घंटा लग गया। और 12 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पर भी उसको 1 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम अभी तक कितना लगा है, 2 घंटा। और टोटल डिस्टेंस अभी तक वो कितना ट्रैवल किया है, 24 किलोमीटर। नेक्स्ट और 12 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा तो यहाँ से और 1 घंटा उसको टाइम लगेगा। मतलब यहाँ से अगर वो और 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना कवर कर लेगा वो, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो और 1 घंटा भी तो लगेगा। तो टोटल टाइम अभी तक कितना लग गया, 3 आवर्स। नेक्स्ट फिर से यहाँ तो हमको टोटल ट्रैवल कितना करना है, 60 किलोमीटर। अभी तक हमने टोटल कितना ट्रैवल किया है, 36 किलोमीटर। और अभी तक टोटल टाइम हमको कितना लगा है, 3 आवर्स। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, और 12 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो व्हाट इज 36 + 12, 48 किलोमीटर। तो और 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में और एक्स्ट्रा 1 आवर लगेगा। तो कितना हो गया टोटल टाइम, पहले था 3 आवर्स, 3 आवर + 1 आवर 4 आवर्स। नेक्स्ट और 12 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 48 + 12 60। तो यहाँ पर और कितने लगेंगे, 1 घंटा और लगेगा। तो दैट विल बी 5 आवर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप 12 किलोमीटर से स्टार्ट करो, आपको 1 घंटा लगेगा। फिर आप और यहाँ पर 12 किलोमीटर ऐड करते चले जाओ। हर 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा। तो फाइनली आप पहुँच जाओगे 60 किलोमीटर पे, जहाँ टोटल ट्रैवल आपको 60 किलोमीटर करना है। तो टोटल टाइम कितना लग गया वो देख लो, दैट इज 5 आवर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 आवर्स। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप कर लो 60 / 12, यू विल गेट 5 आवर्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम बिग नंबर्स इन पार्ट 3। तब तक के लिए जो भी सारे होमवर्क्स मैंने दिए हैं उनको आप प्लीज़ कंप्लीट करो। तो कितने होमवर्क्स दिए हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एज अ होमवर्क। वो क्या क्या है, तो ये था क्वेश्चन 1, इसको आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। ये है क्वेश्चन 2 और एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन 3। तो वो क्वेश्चन भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है वो क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 ट्रिप्स के लिए हमने निकाला था। तो इसी तरह से आपको 11 ट्रिप्स के लिए निकालना है। तो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर